और चीज़ों से डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। स्ट्रैटेजी और शेड्यूल के साथ चलना इज वे बेटर देन बिना किसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना। तुम्हें ऐसे नहीं कि तुम और वीक होते जा रहे हो, तुमको ट्राई करना है कि तुम और इम्प्रूव हो। और 2 महीने तो तुम्हारे बहुत भयंकर होने वाले हैं, तो मेडिकल तुमको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अरे यार मैं IIT भी कर लूंगा, मैं नीट भी कर लूंगा, या तो तुम यहाँ के रहोगे ना तुम वहाँ के रहोगे। अभी इन गैप डेज के अंदर सीख लेना। तुम वो होता है ना, वो बोलते हैं दूर के ढोल सुहावने, वही। Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Anshika Avasthi and today we are not going to dive into any another study adventure, but this video is going to be for those who are about to start their 11th grade. First of all, congratulations सबको, क्योंकि देखो तुम्हारी लाइफ का एक फेज़ कंप्लीट हो गया है। वो वाला फेज़ जब तुम बचपन में, मतलब जब तुम छोटे हो गए तो तुमको कभी ना कभी किसी ने बोला होगा, जब तुम 10th में आ जाओगे तब तो तुम्हारे बोर्ड्स होंगे, या फिर जब तुम 10th में होगे तब तुमको बोला होगा यार अब तो बोर्ड्स आ रहे हैं, अब तो एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तुम्हारी लाइफ का वो फेज़ कंप्लीट हो गया है। और देखो तुम में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छे गए होंगे, तो वो अभी से मतलब रिजल्ट का वेट वगैरह कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। और जिनके नहीं गए अप टू द मार्क, उनको भी कोई बात नहीं है। देखो छोटी मोटी अप डाउन्स वगैरह लाइफ के अंदर आते रहते हैं। तुमने जो भी गलती तुम्हारी 10th में करी, मेक श्योर कि तुम वो सारी चीज़ें नोट डाउन करो और तुम खुद से प्रॉमिस करो कि तुम वो चीज़ें अब अपनी 11th में नहीं रिपीट करोगे। बाकी मार्क्स जो भी आए उनको तुम खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि देखो अब कॉलेज के लिए भी ना, मतलब COET का एग्ज़ाम होता है तो कोई भी नहीं पूछता तुमसे कि तुम्हारे 10th में कितने परसेंटेज बने थे। देखो रिश्तेदार वगैरह भी 2-3 दिन तुमसे पूछेंगे, उसके बाद कोई भी नहीं पूछता। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तुमको ये चीज़ बता रही हूँ कि कोई भी नहीं पूछेगा तुमसे कि तुम्हारे कितने नंबर आए थे, कितने नंबर नहीं आए। तो इस चीज़ को तुम टेंशन छोड़ दो। तुम्हारे घर वाले भी देखो तुमको कब तक ही ताने मारेंगे, थोड़ा बहुत टाइम सब याद रखता है, उसके बाद हर कोई भूल जाता है। बाकी फिर वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ऑफकोर्स वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट 11th ग्रेड। तो देखो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी 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 इन्फॉर्मेटिव, तो इसका कोई भी पार्ट तुम स्किप मत करना और इसको पूरा एंड तक देखना। इसके अंदर मैं तुम्हें 2-3 बातें ऐसी बताऊंगी जो तुम्हें तुम्हारे लाइफ टाइम तक काम में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तुम्हारे अभी मार्च मिड के अंदर एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। उसके शायद मेरे को जितना पता शायद 12th को तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, 12th ऑफ मार्च को। उसके बाद होली वगैरह है तो तुम उसको अच्छे से सेलिब्रेट करो, अच्छे से इन्जॉय करो फ्रेंड्स फैमिली वगैरह सबके साथ। बट होली के बाद तुम लोग पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि देखो बच्चे क्या गलती करते हैं ना कि जो ये अभी उनको मिड मार्च से लेकर के अप्रैल तक का जो गैप मिलता है 10-15 दिन का, वो लोग उसको वेस्ट कर देते हैं। वो लोग उसको वेकेशन टाइप में ले लेते हैं। मान लो कुछ तो बाहर चले जाते हैं, वो इट्स नॉर्मल, ठीक है, घूमना वरना होता है। बट जो लोग नहीं जाते हैं, जो घर पर ही होते हैं, वो लोग भी नहीं पढ़ते हैं, वो लोग अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो तुमको वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि द जंप फ्रॉम क्लास 10th टू क्लास 11th इज़ ह्यूज। दिस सिलेबस इज़ ह्यूज, है ना, बहुत डीपर कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। जब तुम खुद 11th स्टार्ट करोगे ना तब तुमको समझ आएगा कि भाई 10th तो कुछ भी नहीं था 11th के सामने, तो बहुत छोटी मोटी चीज़ थी 10th। तो हम इससे डरते थे। तो तुम्हें ऐसा फील होगा, क्योंकि मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ तुमको ये चीज़, क्योंकि मेरे को भी मेरे सीनियर कहते थे कि यार 10th तो कुछ भी नहीं, 10th तो कुछ भी नहीं। तो मैं सोचते हैं ये तो पागल है, इनके अच्छे नंबर नहीं आए तो हो सकता है ये मेरे को भी ऐसे ही बोल रहे हो। बट नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब एकदम सच है कि 10th 11th के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। देखो तो तुम्हें सबसे पहला जो काम करना है कि जो तुम्हें अभी गैप डेज मिलेंगे 10-15 दिन के, क्योंकि मोस्टली 11th तुम्हारी अप्रैल से ही स्टार्ट होगी। अब कहीं और हो जाती है तो आई डोंट नो, बट मोस्टली जितना मेरे को पता है अप्रैल से ही स्टार्ट होती है। तो अगर मान लो अभी जल्दी भी हो जाएगी तो भी तुम्हारे पास टाइम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर कोई भी इतना प्रेशर नहीं डालता है, सब चीज़ें धीरे धीरे चलती है। एक टाइम आता है जब वो चीज़ें स्पीड ले लेती है ना। तो जो अभी तुम्हारे पास टाइम है, जो बचा हुआ टाइम है, वो तुम्हें वेस्ट नहीं करना है। उसके अंदर तुमको क्या करना है, तुमको तुम्हारी 9th की साइंस पूरी वापस से पढ़नी है। जैसे तुम्हारी 9th की पूरी बायोलॉजी, तुम्हारी 9th की पूरी केमिस्ट्री, तुम्हारी 9th की पूरी फिजिक्स, तुमको ये तीनों पूरी कंप्लीट करनी है। और मैथ्स के अंदर तुमको सारे बेसिक पढ़ने। मान लो तुम मेरे जैसे बच्चे जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो तुमको तुम्हारी मैथ्स वापस से पढ़नी है, मतलब उसके सिर्फ बेसिक्स है ना, सिर्फ बेसिक्स जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें आगे काम आएंगे। और ये बेसिक्स की वीडियो तुमको खूब सारी मिल जाएगी यूट्यूब पे। आजकल यूट्यूब पे क्या चीज़ नहीं है ना, तो तुम उसको बहुत अच्छे से देखना, उसको पढ़ना। तुम दिन के 2-3 घंटे में दोगे तो भी वो इनफ है। बाकी दिन तो तुम आराम से खूब खेलो कूदो मज़े करो, जो भी तुमको करना हो। तुम्हारी स्किल्स पे फोकस करो, तुम कुछ नई चीज़ सीख रहे हो तो वो सीखो, बट उस टाइम को वेस्ट मत करना, है ना। और जो चीज़ मैंने कही कि तुम्हारी 9th बहुत अच्छे से कर लो, तो मतलब बहुत अच्छे से कर लो। 10th तुमने अभी फ्रेशली पढ़ी है तो उसको भी एक बार रिविजन कर लेना अगर तुमको नीड लगे तो, है ना। तो ये चीज़ कर लेना। फिर उसके बाद बात आती है तुम्हारी स्ट्रीम की। तो स्ट्रीम बहुत सोच समझ के लेना। एक दिन ऐसा रखो जब तुम्हारे पेरेंट्स या कोई भी ऐसा है जिसको तुम्हारे घर में बहुत एक्सपीरियंस है, या उसके पास वो स्ट्रीम थी, वो पढ़ा हुआ है और कुछ अच्छा कर रहा है उस फील्ड के अंदर, उससे बात करो, पूरी नॉलेज लो
और तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर देखो, उसके बाद तुम अपनी स्ट्रीम चूज़ करना और बहुत वाइजली स्ट्रीम चूज़ करना, क्योंकि ये आगे तुम्हारे आने वाले फ्यूचर को भी डिसाइड करती है। देखो ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती, मतलब ऐसा है, बट यार देखो तुम किसी भी स्ट्रीम से, अब आजकल देखो कंपटीशन बहुत है, बट मैं मेरे घर का एग्जांपल दूँ तो मेरे पापा के पास बायोलॉजी थी, बट ऐसा नहीं है कि ही इज़ अ डॉक्टर, वो कॉमर्स की फील्ड के अंदर है अभी। तो कुछ भी हो सकता है, लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, बट स्टिल तो भी तुम बहुत वाइजली अपनी स्ट्रीम चूज़ करना, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर फील्ड के अंदर कंपटीशन है। ऐसा कोई सा भी फील्ड नहीं जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, और अगर कोई ऐसा फील्ड होगा जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, मतलब वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ है ना। तो उस चीज़ को भी तुम अपने दिमाग में रखना। और लिटरली मैं कोई चीज़, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पे नोटबुक भी रख के बैठी हूँ। तो दैट इज़, तुम चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ दो। मैं तुमको कह रही हूँ कि अगर तुम्हारी आदत है ना कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या अभी तो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, थोड़ा बहुत टाइम उनको देना चाहिए, आराम से हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, तो वो चीज़ तुम छोड़ दो। क्योंकि देखो ये चीज़ तुम्हारे काम नहीं आएगी, और अगर तुमने ये चीज़ एक बार कर ली तो तुम्हें इसकी हैबिट लग जाएगी, और फिर उसके बाद तुम एंड में बहुत रिग्रेट करोगे। जब तुम्हारी 11th ख़त्म होने में आ रही होगी ना, तब तुम मतलब बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होगे, क्या पता रोने भी लग जाओ कि यार मैंने क्यों वेस्ट कर दिया। स्पेशली इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट किसी भी चीज़ के लिए, नीट, IIT, UPSC, JEE, क्लैट, कुछ भी हो गया, किसी भी चीज़ के लिए तुम एस्पिरेंट हो, तो अपना टाइम वेस्ट मत करना, और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपने दिमाग के अंदर रखना कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या नहीं करना है। क्योंकि देखो तुम्हारा माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि तुम 2-2 लड्डू ले लो कि मतलब अरे यार मैं IIT भी कर लूँगा, मैं नीट भी कर लूँगा, या तो तुम यहाँ के रहोगे ना तुम वहाँ के रहोगे। अगर तुम बहुत स्कॉलर हो तो तुम कर भी लोगे, और अगर तुम नहीं हो तो फिर तुम दोनों ही जगह के नहीं रह पाओगे। तो बहुत वाइजली अपनी चीज़ें डिसाइड करना और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना, ओके। फिर उसके बाद देखो प्रोक्रेस्टिनेटिंग, मैं तुमको कह रही हूँ कि तुम ये चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारा मतलब जो आज का टाइम, जैसे मतलब तुम कहते हो कि हाँ मैं कल कर लूँगा, मैं परसों कर लूँगा, बट जो तुम्हारा टाइम आज निकल जाएगा उसको तुम कभी भी वापस नहीं लेके आ पाओगे, और वो सिर्फ एक रिग्रेट बन के रह जाएगा तुम्हारे लिए। देखो मोटिवेट हमेशा होते रहना। अगर तुमको थोड़ी बहुत मोटिवेशन की कमी लगे तो तुम मेरे चैनल पे भी आ सकते हो है ना। तो मोटिवेट रहना हमेशा, अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, क्योंकि देखो 11th ना स्टार्टिंग में हार्ड लगती है, सबको हार्ड लगती है, और 2 महीने तो तुम्हारे बहुत भयंकर होने वाले हैं। देखो मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें सच बात बता रही हूँ कि अगर तुम सीरियसली होकर पढ़ोगे तो तुम्हारे 2 महीने तो बहुत डरावने रहने वाले हैं, बट अगर तुमने 2 महीने अच्छे से सर्वाइव कर लिया तो तुम कोई सी भी सिचुएशन सर्वाइव कर सकते हो। एंड ये बात एकदम सच है ना। अगर ये बात झूठ नहीं है तो तुम वीडियो में आके कमेंट भी कर सकते हो, बट ये बात सच है तो मतलब सच है। तो स्टार्टिंग में ना डरना मत, एकदम ऐसे डट के खड़े रहना कि नहीं भाई हमको करना है तो करना है। उसको एक चैलेंज की तरह लेना कि भाई अगर मैंने सोचा है तो मैं पीछे नहीं हट सकता, पीछे नहीं हट सकती हूँ, मेरे को वो चीज़ करनी है, मेरे को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है ना। तो उसके लिए तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेटिंग की आदत छोड़नी पड़ेगी, और चीज़ों से डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। कि देखो टफ बहुत सारी चीज़ें होती है, टफ वो जब तक वो हमें टफ लगती है, अगर हम उसको अच्छे से कर लेंगे तो वो चीज़ हमें टफ नहीं लगेगी। मान लो जब हम छोटे होंगे तब हमको ABCD भी टफ लगती होगी ना किसी पॉइंट पे, बट धीरे धीरे आकर के वो चीज़ भी हमारे लिए कितनी ईजी हो गई। अब तो कोई 1 मिनट से कम टाइम के अंदर भी ABCD सुना देता है। एक अगर मैं मेरा ही एग्जाम्पल दूँ तो जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तब उस टाइम पर हमारे इसमें ना स्टोरी टेलिंग एकदम नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मेरे को बहुत डर लगता था उसको करने में। तो एक बार मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि नहीं तू आज इसी को याद करेगी, तू आज इसी को याद करेगी। उसके बाद वो मेरा इतना फेवरेट, और फिर जब मैंने उसको कर लिया उसके बाद मेरा इतना फेवरेट टॉपिक बन गया ना कि मैं हमेशा कहती थी कि मेरे को स्टोरी टेलिंग ही करना है, मेरे को स्टोरी टेलिंग ही करना है। तो वो चीज़ें तुम्हें जब तभी तक डराती जब तक तुम उसको नहीं कर पाते हो, है ना। तो तुम पूरा ट्राई करना कि तुम उसको अच्छे से करो। एंड अगर मैं तुम्हें अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊँ, देखो मेरे पास बायोलॉजी है तो मैं तुमको उसी फील्ड का बता सकती हूँ। देखो फिजिक्स के लिए ऑब्वियसली यू नो कि NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मेरे पास डमी है, मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट मेरे पास ऑनलाइन वाला डमी है। तो उसके अंदर सर हमको पर चैप्टर की क्लास के अंदर ही ऑलमोस्ट 200+ क्वेश्चन करवा देते थे। इतना तो हमारा मिनिमम रहता ही था कि हम 200 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। उसके बाद फिर DPP वगैरह मिलती थी तो उसके अंदर भी क्वेश्चन होते थे, तो उसके अंदर भी टोटल 100 क्वेश्चन तक तो तुम मान ही लो। तो ऐसे करके ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन मैं खुद लगाती थी, जो मैं सेल्फ स्टडी करके लगाती थी, वो क्वेश्चन अलग हो गए थे। तुम सोच ली कि मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मतलब कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करती हूँ फिजिक्स के अंदर। तो तुम भी उसी के अकॉर्डिंग करना है कि देखो न्यूमेरिकल तुमको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। अब भले ही तुम लेट स्टार्ट करो या तुम जल्दी स्टार्ट करो, या फिर तुम रो के स्टार्ट करो या खुशी खुशी स्टार्ट करो। तो इट्स बेटर कि तुम खुशी खुशी और जल्दी स्टार्ट करो ताकि तुम्हें बाद में रोना ना पड़े, है ना। और देखो न्यूमेरिकल तुमको कैसे सॉल्व करना है ना, मान लो जैसे
टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ये चीज़ें यूज़ हो रही है, तुम्हें ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो ऐसी चीज़ होती है न्यूमेरिकल की, तो तुम 9th-10th में समझ ही गए होगे। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसके अंदर तुम्हें 2-3 स्टेप्स ऐसे फॉलो करना है और ये फॉर्मूला उसके अंदर लग रहा है, मान लो 2 भी फॉर्मूला लग सकता है, 3 भी लग सकते हैं, 1 भी लग सकता है, ऐसे डिपेंड करता है। तो तुम उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन करने हैं सॉल्व अलग अलग, है ना, ताकि तुम्हें उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हैबिट लग जाए और तुम उसको लॉन्ग टर्म तक याद रखो, तुम उसको भूलो ना। ऐसे तुम्हें मिनिमम 5-6 करने एक टाइप के क्वेश्चन की, ज़्यादा भी कर सकते हो तो और अच्छी बात है, बट हाँ मिनिमम 5-6 तो करना ही करना। और ऐसे तुम्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करने हैं, तो मतलब बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बनते थे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना, बट एक टाइप के एटलीस्ट 5 से 6 बार सॉल्व करना उसके मतलब क्वेश्चन वगैरह। तीसरी चौथी जो भी, आई डोंट रिमेंबर द नंबर, हाँ तो जो भी है, तो देखो बहुत से बच्चों की क्या आदत होती है ना कि वो देखा देखी करके मटेरियल्स तो मंगा लेते हैं पढ़ाई का, बट वो उसको पढ़ते ही नहीं है, फिर फ़ायदा क्या हो रहा है मटेरियल मंगाने का, मतलब वो तुम्हारी बुक वहाँ पे पड़ी पड़ी धूल खा रही है, तो तुम इट्स लाइक तुम्हारे पैसे वहाँ पे पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, जो तुम्हारे काम की चीज़ तुम्हें लगती है उसी चीज़ को मंगाओ, और अगर तुम उसको मंगा रहे हो तो मेक श्योर कि तुम उसको पढ़ो भी, ऐसे नहीं कि वो साइड में पड़ी हुई है तुम उसको देख रहे हो, तुम सोचो कि यार पापा का पैसा लग गया, मम्मी का पैसा लग गया, और उसको फिर भी नहीं पढ़ रहे हो, उसको तुमको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। और देखो फिजिक्स के अंदर ना मेरे पास तो वैसे तो मॉड्यूल्स वगैरह थी, मैं आकाश की मॉड्यूल्स यूज़ करती हूँ, मतलब अभी भी मैं आकाश की मॉड्यूल यूज़ करती हूँ। बट अगर तुमको मॉड्यूल्स वगैरह नहीं लेनी है तो तुम रिफ्रेशर्स भी ले सकते हो, वो भी रिफ्रेशर होती होगी ना। देखो मैं तुम्हें रिफ्रेशर सजेस्ट करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट रिफ्रेशर है दैट इज़ प्रदीप की रिफ्रेशर फॉर फिजिक्स। उसके अंदर बहुत मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन, 100 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो तुम उसको ले सकते हो, है ना। बाकी तुम्हारे ऊपर है, HC वर्मा बहुत सारी पब्लिकेशन वगैरह है, उसकी तो कमी है ही नहीं, तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग देख करके लेना। और देखो बुक शॉप पे जा करके बुक्स को देखना, ऐसे नहीं कि तुमको इसका कवर अच्छा लग रहा है जो बहुत पॉपुलर है तुमने वो ले लिया, हो सकता है तुम्हारे इतने बेनिफिट में नहीं हो, है ना। तो उसको अच्छे से देखना खोल करके, उसके बाद ही परचेस करना। और अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए यूज़फुल है तो ही लेना, फालतू में अपने पेरेंट्स का पैसा मत लगवाना। और देखो बहुत से ना लोगों के पास ऐसे भी होते हैं कि वो इतनी बुक्स नहीं खरीद सकते हैं, वो इतना पैसा नहीं लगा सकते हैं, तो देखो इट्स काइंड ऑफ एक्सक्यूज़, मतलब एक्सक्यूज़ भी नहीं है, बट यार आजकल ना हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। तुम टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें मतलब इजीली हर बुक का लिंक मिल जाएगा, तो तुम उससे सॉल्व कर लो, है ना। अगर तुम ले भी सकते हो फिर भी तुम्हें अपना पैसा नहीं डालना है तो भी तुम ऑनलाइन जा कर के वो बुक पढ़ सकते हो। तो एक्सक्यूज़ेस तो मत देना कि मैं नहीं पढ़ सकता है, मैं नहीं पढ़ सकती, पूरा अपनी साइड से पूरा ट्राई करना। और अगर मान लो कि तुम्हारा फ्रेंड है तो मुझसे भी क्वेश्चन वगैरह ले सकते हो, कोई अच्छा फ्रेंड है तो। टॉक अबाउट केमिस्ट्री, देन देखो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने, इनऑर्गेनिक के अंदर NCERT इज़ बाइबल, और ऑर्गेनिक के अंदर तो मेरे को अगर जैसे रिएक्शन वगैरह बनानी नहीं आती तो ये भी इन गैप डेज के अंदर सीख लेना तुमको, वरना बहुत दिक्कत आएगी, तुम्हारी पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर लेना, रिएक्शन बनाना करना सीख लेना। और देखो बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जैसे उनके सामने कोई एलिमेंट लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, कुछ भी रिएक्शन वगैरह लिख दी, तो वो उसको ना उसके सिम्बॉलिक फॉर्म के अंदर वही नहीं कर पाते, उसको लिख ही नहीं पाते हैं। तो तुम ये चीज़ सीख लेना, सबके नाम वगैरह सब अच्छे से याद बात करना, भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है बीच में, है ना। तो यार ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सारी, तो अगर तुम उनको उस टाइम पे करोगे जब तुम ये चैप्टर ही पढ़ रहे होगे तो उससे चाहिए तुम इनको अभी कर लो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी है, अब तो मैं सही एडवाइस दे रही हूँ। सो केमिस्ट्री के लिए है, और बायोलॉजी के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है, दैट इज़ NCERT। अपनी NCERT बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत 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 अच्छे से पढ़ो, है ना। मतलब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उस चैप्टर के अंदर मैंने लिटरली 60 पेज के नोट्स बना लिए। अब तुम खुद बताओ कि मेरा कल एग्ज़ाम है तो क्या मैं सिर्फ वो उस एक चैप्टर के 60 पेज के नोट्स पढ़ूंगी? ऑब्वियसली नहीं पढ़ूंगी भाई, क्यों पढ़ूंगी? इससे छोटी तो NCERT की बुक है ना। 60 पेज से छोटी तो NCERT का चैप्टर है, ये एनिमल टिश्यूज वाला जिसका मैंने नाम लिया था अभी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला। तो ये चैप्टर की जो NCERT है उससे छोटी है, तो मेक श्योर कि तुम रिवीजन की ऐसी आदत डालो कि अगर तुम रिवीजन कर रहे हो मतलब तुम NCERT की बुक ही पढ़ रहे हो, मतलब रिवीजन के नाम पे ना तुम NCERT वापस पढ़ लो। क्योंकि मेरे सर तो ऐसे कहते थे कि तुम्हें NCERT एटलीस्ट 15 बार, मिनिमम 15 बार पढ़नी है ताकि तुम्हारा बायोलॉजी के अंदर एक भी नंबर ना कटे। मैं तो तुमको फिर भी 10 ही बोलूँगी कि तुम एटलीस्ट 10 बार तो पढ़ लो। आगे पढ़ने तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मिनिमम टारगेट रखना कि तुम 10 बार पढ़ो, क्योंकि देखो
तुम फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ोगे, तुमको उसको चीज़ समझना बहुत डिफिकल्ट लगेगा कि यार बहुत मतलब चीज़ें बहुत प्रिसाइजली दे रखी है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या अंडरलाइन करूँ क्या नहीं करूँ। पर तुम उसको दूसरी बार पढ़ोगे तो तुम्हारा माइंडसेट और क्लियर होगा, तीसरी बार पढ़ोगे तो और क्लियर होगा, चौथी बार पढ़ोगे तो तुम बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाओगे और मतलब तुमको पढ़ने में भी टाइम लगेगा। तो ऐसी हैबिट बनाओ कि मान लो तुम बायोलॉजी के अंदर रिवीजन कर रहे हो तो तुम रिवीजन में एनसीईआरटी की बुक ही वापस पढ़ लो। और यहाँ फिर अगर तुमको पढ़ना अच्छा नहीं लगता एनसीईआरटी बार बार तो फिर तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ, प्रिसाइज नोट्स बनाओ। देखो यार मैं तो ये बोल रही हूँ कि तुम नोट्स खुद से बनाओ, बाहर भी ऐसे बहुत सारे अवेलेबल हैं बट खुद के नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे बेस्ट होते हैं, मैं तुम्हें बता रही हूँ। एंड के टाइम पे ना किसी के भी नोट्स काम भी नहीं आता है, सिर्फ वो होता है ना, वो बोलते हैं दूर के ढोल सुहावने, वही वाली चीज़ है। नोट्स तो खुद के ही बेस्ट होते हैं। अब जैसे मान लो मेरा कोई फ्रेंड है तो वो मुझसे नोट्स वगैरह मांग रही है तो मैं उसको नोट्स भेजूंगी तो ऐसी कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे लिख रखी है जो सिर्फ मुझे ही समझ आती हैं या फिर जो मेरे को ही जो मैं ही समझ सकती हूँ। तो वो मुझसे फ़ोन करके पूछते थे कि भाई तूने लिखा क्या है, तो मेरे को उनको वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती थी, तो उससे उनका भी टाइम वेस्ट होता था, मेरा तो नहीं होता था खैर क्योंकि मेरा तो एक बार रिविजन नहीं हो रहा है, बट उनको तो टाइम वेस्ट होता ही था ना। तो देखो खुद के नोट्स बेस्ट है, तुम्हें पता होता है कि तुमने क्या चीज़ लिखी है, तुमने क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं, तुमने क्या पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करे हैं, तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ट्राई करना कि नोट्स खुद के ही बनाओ, ऐसे नहीं नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर तुम स्टार्टिंग से ही चैप्टर वाइज बनाओगे तो वो भी बन जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम कर सकते हो। अगर तुम स्टार्टिंग से रेगुलर होकर करोगे, अगर तुम एंड टाइम के लिए चीज़ें रख दोगे तो फिर तो तुम्हारे पास चैप्टर जल्दी से निपटाने के अलावा वन शॉट से देखने के अलावा कोई भी टाइम मतलब कुछ भी बचेगा ही नहीं, है ना। ये थी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, तो ये थी सब्जेक्ट वाइज तो ये थी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, तो ये थी सब्जेक्ट वाइज, समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। तो ये पर सब्जेक्ट के लिए तुम्हें बता दिया, बाकी नोट्स के लिए मैंने तुमको बता दिया कि नोट्स तुमको कैसे बनाने हैं। प्रिसाइज नोट्स रखना जो तुम्हें हेल्पफुल रहे, ऐसा नहीं कि तुमने बस एक दो लाइनें लिख दी। प्रिसाइज मतलब जो अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब कुछ ऐसा लिखा है जिससे तुमको पूरा टॉपिक ही याद आ जाए कि अच्छा हाँ मैंने ये पढ़ लिया, इसके अंदर ये चीज़ थी, ठीक है। और अगर तुम कोई ऐसे बच्चों ने जिसको चीज़ें याद नहीं रहती तो तुमने यूट्यूब पे ये चीज़ वीडियो तो कहीं ना कहीं देखी होगी कि मान लो आज तुमने कोई लेक्चर अटेंड किया, तुमने कुछ भी तुमने 2 पेज पढ़े, तो फिर एक अलग किसी रफ पेपर के ऊपर तुम वो 2 पेज के बारे में वो सब लिखो जो तुम्हें याद है। तो तुम ये चीज़ें फॉलो करते हो तो ये चीज़ ने मेरे को भी बहुत हेल्प करा था, इट्स एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। ओके, बाकी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखो टेस्ट तो तुमको सारे देने हैं, जितने तुम टेस्ट दोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देखो लोग ऐसे कहते हैं कि टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं थे तो कॉन्फिडेंस डाउन भी होता है, हाँ ऑफकोर्स होता है, बट टेस्ट देना तुम्हारे ही बेनिफिट में है। मैं तो ये बोलूँगी कि ट्राई करना जितने भी टेस्ट दो तुम अच्छी पूरी प्रिपरेशन से दो, बट स्टिल अगर किसी रीज़न की वजह से तुम प्रिपेयर नहीं हो पाते हो इनकेस, तो फिर क्या करना, तो भी टेस्ट देना, है ना। जितना तुमको आता है उसके बेसिस पे टेस्ट देना, उसके बेसिस पे खुद को मार्क्स देना, एंड ट्राई करना कि तुम नेक्स्ट टेस्ट में और इम्प्रूव करो। ऐसे नहीं कि तुम और वीक होते जा रहे हो, तुमको ट्राई करना है कि तुम और इम्प्रूव हो, तुम्हारे मार्क्स ऊपर उठें, है ना। तो उसके लिए भी मेहनत ऑफकोर्स तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो टेस्ट देना, टेस्ट से घबराना मत, टेस्ट से डरना मत कि मान लो तुमने एक टेस्ट दिया तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तुमने टेस्ट देना ही छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तुम आगे जाके बहुत रिग्रेट करोगे कि टेस्ट देना इज़ एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चाहे वो स्कूल का टेस्ट हो, कोचिंग का टेस्ट हो, ऑनलाइन कोई टेस्ट हो या फिर कोई टेस्ट सीरीज ही क्यों ना, हर चीज़ के अंदर टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तुम सेल्फ रियलाइजेशन कर पाओगे कि तुम किस लेवल पे हो, तुमको कितना आता है, तुमको कितना नहीं आता है। एंड इवन एक बार ना मेरे एक सर ने चीज़ बोली थी कि देखो बच्चा तभी पढ़ता है ना जब या तो उसके पास कोई प्रेशर होता है या फिर उसकी थोड़ी सी फट जाती है। और अगर तुम्हारे टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, कुछ वैसा वैसा हुआ, तुम्हारे दोस्त के अच्छे नंबर आए, तुम्हारी फटेगी, फिर तुम अपने आप पढ़ोगे, कैसे नहीं पढ़ोगे फिर तुम। सो आई गेस उन्होंने वो चीज़ एकदम सही बोली थी। तो टेस्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड या रिवीजन तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा अच्छे से रिवीजन कर लेगा ना वो ज़रूर सीट ले ही जाएगा, ऐसा मेरे सर कहते थे। अभी तो मैं खुद प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैं कैसे बोलूँ, बट हाँ रिवीजन करना इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। कि मान लो तुमने चैप्टर पढ़ लिया, मान लो तुमने आज एक चैप्टर कंप्लीट करा, फिर उसको तुम 3-4 महीने बाद देखो तो तुम्हें कितना ही याद रहेगा भाई। तो उसको टाइम टू टाइम रिवीजन करना। और देखो रिवीजन की भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, जो शेड्यूल तुमको खुद को तुम्हारे अकॉर्डिंग ही सेट करना पड़ेगा, किसी और की स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए काम नहीं आएगी। हो सकता है वो उसके लिए बेस्ट हो बट तुम्हारे लिए भी नहीं हो सकती ना, सब लोग अलग अलग होते हैं। तो तुमको एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, है ना। देखो अब और ना जो नॉर्मल तुम पढ़ाई करते हो ना वो भी तुम्हें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि चलो आज पढ़ लेते हैं, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ लेंगे, फिर नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। तुमको रोज़ पढ़ाई करनी है, जो आज पढ़ना है वो आज ही पढ़ना है। मान लो तुमने तुम्हारे पर डे के शेड्यूल लिखे तो तुम्हें वो आज के आज ही कंप्लीट करने हैं। मान लो कभी कभी हो जाता है बट ऐसा नहीं कि तुम रोज़ ही हैबिट बना रहे हो कि यार आज नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, ये सब एक्सक्यूजेज है।
तुम्हें पूरा ट्राई करना है कि तुम आज के टास्क आज ही कंप्लीट कर पाओ, है ना। टास्क ऐसे भी नहीं कि तुम ऐसे कर लो कि मैं एक चैप्टर एक ही दिन में कंप्लीट कर लूँगा, जो तुमने कभी एक भी बार पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसे टास्क मत सेट करना खुद के लिए, है ना। ऐसे टास्क सेट करना जो तुम कंप्लीट कर सकते हो, जैसे तुम्हारा ना जो मोटिवेशन होता है ना वो और बूस्टअप होगा, तो तुम और नेक्स्ट डे और अच्छे से पढ़ोगे। ये चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और देखो वैसे तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं कोई शेड्यूल बनाती थी, फिर उसके बाद मैंने कभी उसको फॉलो ही नहीं करा। वो मेरा जो शेड्यूल वाला पेपर होता था वो पता नहीं कहाँ पर ही कचरे में पड़ा हुआ होता था। बट देखो उस आदत को भी अब छोड़ दो, एक अच्छा प्रॉपर शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलो। भी एक शेड्यूल, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और शेड्यूल के साथ चलना इज़ वे बेटर देन बिना किसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना। तुम्हें पता ही नहीं है हो क्या रहा है और तुम पढ़े जा रहे हो। ऐसा मत करना, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना। ऐसे नहीं कि बना दी और रख दी, उसको फॉलो भी करना। देखो मैंने तो सुना है कि मतलब वो 21 डेज़ के अंदर आपको हैबिट लग जाती है। तो ट्राई करना कि मतलब 21 डेज़ के लिए खुद के लिए एक चैलेंज सेट करना। तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी पापा दादा दादी किसी को भी बता देना कि देखो ऐसा चैलेंज है, मैं ऐसे पढ़ूंगा, तो आप मुझ पर नज़रें रखना कि मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। ताकि कोई तुम्हें देखने वाला होगा तो वो तुम्हें टोकेंगे भी आगे, और उस बात को तुम बुरा मत मानना, उसको पॉजिटिव वे के अंदर लेना और उसके ऊपर और अच्छे से वर्क करना। या अब ये चालू हो जाएगा तुम्हारा कंपटीशन वाला फेस। देखो बहुत से बच्चे ऐसे जो 10th और 9th से ही प्रिपरेशन चालू कर देते हैं, बट बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जो नहीं करते हैं चालू, है ना। तो अगर तुम भी ऐसे ही हो जिन्होंने 11th से ही चालू किया, वैसे इतना लेट नहीं हुआ है, अभी भी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, तो अपना सराउंडिंग बहुत अच्छा रखना। मैं तुम्हें बस यही एडवाइस दूंगी कि अपना सराउंडिंग बहुत अच्छा रखना। ऐसे लोगों को अपने बीच में रखना जो तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, तुम्हारे आगे वो चीज़ प्रेजेंट करते हो, या तुम्हें पॉजिटिविटी आती हो उनसे। देखो इसके अंदर सबसे बेस्ट तो तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि देखो कल को तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी तुम्हारा बुरा चाह सकता है, बट तुम्हारे पेरेंट्स कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे, बिकॉज दे आर योर पेरेंट्स। एंड उसके बाद ना एक और चीज़ है कि तुम्हें चूज़ करा गया है कि तुम्हारी जो भी फैमिली की जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो उस चीज़ को भी अपने दिमाग में रखना और अच्छे से पढ़ाई करना, अपने पेरेंट्स से चीज़ें शेयर करना। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो अपने पेरेंट्स को बताना, उनसे घबराना मत कि यार मतलब कि मम्मी पापा हमसे नहीं हो पा रहा है, क्या करें, कि वो तुम्हें डांटेंगे या करेंगे। नहीं भाई, वो तुम्हारे पेरेंट्स ऑफकोर्स वो समझेंगे और वो तुम्हें उस चीज़ का सोल्यूशन भी बताएंगे। ऐसी बात नहीं है यार। देखो मेरे पापा हैं, मैं उनसे पूछती करती हूँ कुछ भी, तो ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे डांटना चाहते कि तू पढ़ती ही नहीं होगी। ऑफकोर्स वो मेरे को उस चीज़ का सोल्यूशन देते हैं, वो मेरी हेल्प करते हैं कि भाई क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई ये तो वो मीम बन गया कि भाई क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, क्यों, क्या ऐसी क्या दिक्कत आ गई जो तुम नहीं पढ़ पा रही हो। तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर शेयर करना, वो तुम्हें एक बहुत अच्छा सोल्यूशन देंगे। पेरेंट्स से नहीं कर सकते तो अपने टीचर से शेयर करना। देखो कोई ना कोई ऐसे टीचर होते हैं जिसके तुम क्लोज होते हो, जिस पर तुम अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो, तो उस टीचर से अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करना। टीचर से भी कभी घबराना मत। ना ही देखो बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टीचर्स का मजाक वगैरह उड़ाते करते हैं। मैंने अपने स्कूल टाइम में, अभी मैं स्कूल में ही हूँ बट हाँ मैं डमी स्टूडेंट हूँ, तो जब तक मैं 10th में रेगुलर स्कूल स्टूडेंट थी मैंने कभी अपने टीचर्स का मजाक नहीं उड़ाया। रिस्पेक्ट देम, उनका कभी मजाक वगैरह मत उड़ाना, वो भी तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं। देखो जितना एग्ज़ाम तुम्हारा होता है ना, उतना एग्ज़ाम तुम्हारे टीचर का भी होता है, क्योंकि वो तो चाहते हैं ना कि उनका बच्चा पास हो, आगे निकले। तो तुम्हें कुछ भी डाउट वगैरह हो तो उनसे पूछ लिया करो बेझिझक होकर के। और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम डिमोटिवेट हो रहे हो, तुमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो वो चीज़ें भी तुम अपने फैमिली वगैरह से या फिर अपने टीचर से शेयर कर सकते हो। क्योंकि देखो यार फ्रेंड्स में मैं तुमको ऐसे बोलूँगी कि अपना फ्रेंड सर्कल बहुत प्रिसाइज रखो, बहुत छोटा सा रखो। ऐसा नहीं कि तुम कोई 100-200 दोस्त बना लिया, 100-200 बहुत ज़्यादा हो गया, 20-30 दोस्त है तुम्हारे, उसके अंदर कुछ टॉक्सिक का कुछ ऐसा है और तुम एक पे ध्यान दे रहे हो, एक एक बातों को बहुत सीरियसली ले रहे हो, ऐसा नहीं है। देखो बात सबसे करो, और बट बात ऐसी करो कि सिर्फ तुम्हारे मतलब की बात, थोड़ी बहुत बात, ऐसे नहीं कि बहुत लगाव कर लिया तुमने उससे, फिर बाद में तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, तुमसे बात नहीं करे, तुम्हें इग्नोर करे, तो तुम उसकी बात पे रो रहे हो, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है। सिर्फ ऐसे लोगों को अपने पास रखना है जो तुम्हारे लिए एक पॉजिटिविटी सेट करते हो, क्योंकि ये फेज़ तुम्हारे लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इन चीज़ों में उलझ गए तो फिर तुम इन चीज़ों से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके, और देखो ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी मत करना। अभी तुम बहुत ज़्यादा, अब तुम जैसे मतलब बच्चे नहीं रहे हो, तुम बड़े हो गए हो, है ना। तुमको मैच्योर बनना ही पड़ेगा, लोगों को परखना पड़ेगा। एंड तुमने सुना तो हो गई ना वो चीज़ कि मतलब जो बच्चे होते हैं ना वो फेक पेरेंट्स का, सॉरी, जो बच्चे होते हैं वो फेक रिलेटिव्स का पता लगा लेते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं वो फेक फ्रेंड्स का पता लगा लेते हैं। तो इस चीज़ में ना अपने पेरेंट्स की बात हमेशा ध्यान से सुनना। अगर वो किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो मतलब वो सोच समझ के ही तुम्हें मना कर रहे होंगे। उनको ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है कि हमारा बच्चा एकदम अलग रहे, उसकी कोई सोशल लाइफ ही ना हो।
तो ऐसे उनकी हर बात का बुरा मत मानना। तुम्हारे पेरेंट्स का ना इन 2 साल में बहुत सपोर्ट रहेगा तुम्हारी लाइफ में, मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ। सो उनकी किसी बात का से टॉक्सिक वे में मत लेना। मान लो उन्होंने कभी तुम्हें पढ़ाई को लेकर डांट दिया तो ऐसा नहीं कि तुम मतलब से गुस्सा हो करके बैठ गए हो, दुखी हो गए हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स तो कभी वो होते ही नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं चाहते, ऐसा मत रखना है ना। तुम्हारे पेरेंट्स ऑफकोर्स उनके अलावा तुम्हारा कोई अच्छा चाह ही नहीं सकते, चाहे वो कोई भी हो इस लाइफ में। ये चीज़ ना सच है। मतलब मैं मेरी लाइफ के इंसिडेंट्स के बारे में एक वो बताऊंगी तुम्हें सेपरेट वीडियो के अंदर। आई होप वो भी तुम्हें कुछ कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, कुछ लोग उससे रिलेट भी कर पाएंगे, बट फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो या अपना सराउंडिंग अच्छा रखना। एंड या एक और चीज़ थी, मुझे याद नहीं आ रही, हाँ, दूसरों को देख के कभी भी इन्फ्लुएंस मत होना। कि मतलब मान लो तुम रील्स वगैरह या यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह पे देख रहे हो कि ओह वो तो घूम रहे हैं, ओह हम तो पढ़ रहे हैं, वो भी तो हमारी एज के हैं, वो यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, इनके लाइफ में तो मज़े ही मज़े हैं, इनके पास खूब पैसा है, ये है वो है, या फिर हमारे जैसे ही हैं बट स्टिल ये इतना खर्चा कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स उनको घूमने भी दे रहे हैं। इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस कभी भी मत होना, कभी भी मत होना। देखो अगर तुम बहुत समझदार इंसान हो ना, तुम कभी भी इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। बाकी तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, बट हाँ मैं तुम्हें यही बोल सकती हूँ कि तुम इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस मत होना। क्योंकि तुम्हारे पास जितना है ना, तुम्हें उसके लिए भी बहुत थैंकफुल होना चाहिए गॉड से। क्योंकि देखो अगर तुम किसी और की लाइफ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो तुम्हें देख करके इन्फ्लुएंस हो रहा होगा कि काश यार हमारी लाइफ भी ऐसी होती। तो तुम्हें वो चीज़ भी सोचनी चाहिए। कभी भी अपने पेरेंट्स पर बिना फालतू का प्रेशर मत डालना। और बुक्स के लिए भी मत डालना कि हमें वो बुक्स लेनी ही लेनी है। देखो तुम्हें गूगल वगैरह पे, टेलीग्राम पे हर चीज़ मिल जाएगी, तो तुम वहाँ से भी ले सकते हो। ओके, अपने पेरेंट्स पे किसी भी चीज़ का बिना फालतू का प्रेशर नहीं डालना है, चाहे वो फालतू में घूमना करना हो या किसी भी पढ़ाई वगैरह। देखो पढ़ाई को लेकर तुम कह सकते हो, बट अगर बुक्स वगैरह वो नहीं दिला सकता, कुछ भी कंडीशन है, कुछ भी चीज़ है, तो फालतू के प्रेशर्स वगैरह नहीं डालने हैं उनके ऊपर, है ना। तो पूरी चीज़ ध्यान में रखना और अपने पेरेंट्स को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। क्योंकि देखो लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, है ना। जितना तुम अपने लव्ड वन से क्लोज रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो यही चीज़ थी बस। इसके बाद तो मैं तुम्हें यही बोलूँगी कि अच्छे से पढ़ाई करना, ऑल द बेस्ट। और बाकी लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स बट लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स टू। देखो मैं मेरी गलती भी बता देती हूँ तुम्हें, अगर मैं इतनी बड़ी लंबी वीडियो बनी गई है अगर, तो देखो मेरी गलती ये थी कि मैंने स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करी, मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी, बट उसके बाद मेरे को आ गया था ओवर कॉन्फिडेंस। 1-2 एग्जाम अच्छे देने के बाद मेरे को ऐसा हो गया था कि यार मैं तो कर ही लूँगी, ये तो हलवा है, ये क्या है, ये तो मेरे यूँ मेरे ऐसे बाएं हाथ का खेल है, यूँ क्या मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो वो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी और फिर मेरा हो गया बैकलॉग क्रिएट होना चालू। फिर उसके बाद ना मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज आया कि जब मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, तो उसके बाद मतलब ऐसे हो गया था कि भाई ये क्या हो गया, ये मैं यहाँ से यहाँ पे कैसे आ गई, इतना डिफरेंस क्रिएट कैसे हो गया। मैंने मेरे पापा से बात करी, उन्हें मैंने सारी बातें वगैरह बताई कि देखो ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गई थी, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि नहीं अपनी पढ़ाई वापस से स्टार्ट करो। फिर मैंने वापस से स्टार्ट करा, चीज़ों को वापस से लेवल में करा एंड अब सब कुछ ठीक चल रहा है, होप थैंकफुली। तो देखो तुम ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह के अंदर मत आना, अच्छे से पढ़ाई करना। बैकलॉग्स तो क्रिएट होने मत देना भाई, ये बैकलॉग बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। एक बार क्रिएट होना चालू होगा ना तो तुम ज़िंदगी भर बैठ के रोते रहोगे। तो बैकलॉग्स तो बिल्कुल भी क्रिएट मत होने देना, अच्छे से पढ़ाई करना ताकि योर पेरेंट्स आर ऑलवेज विद यू। तुम अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा है, अगर तो भगवान तुम्हें देख रहे हैं, गॉड इज़ ऑलवेज विद यू। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करना चालू करना। 10th की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, अपनी 11th पे अच्छे से पूरा फोकस करना। ये मत सोचना कि 11th कुछ भी नहीं है, 11th बहुत कुछ है ना। तुम्हें रुला करके छोड़ जाएगी अगर तुमने इसको बहुत हल्के में ले लिया तो 11th के अंदर अच्छे से अपनी पूरी मेहनत करना, अपना पूरा जी जान लगा देना। बाकी मैं तो हूँ ही तुम्हें मोटिवेट करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर तुमको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, और किसी के भी साथ करना हो तो तुम कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसी और वीडियोस में डालती ही रहूँगी। बाय।